ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। अगल पार्टी है उनकी, लेकिन राजभर ने मायावती की तारीफ की और कहा कि सभी 403 विधानसभाओं में मायावती के 50,000 वोटर तो होंगे, उनका जैसा जनाधार कोई नेता नहीं। मायावती ने संविधान बदलने की कोशिश का सवाल उठाया, लेकिन सत्ता के साथ साथ विपक्ष को भी इस खेल में लपेट लिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर सवाल संविधान बदलने के आरोप लगा रही है, लेकिन मायावती के हिसाब से इस खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं। नहीं, बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समतामूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तभी फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित व बचे रह सकते हैं, वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है, तो फिर यहाँ संविधान बदलने पर ये काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा। जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे तले आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। अपने भाषण में मायावती ने केवल अखिलेश यादव का नाम लेकर सवाल किया और उनसे पूछा कि भाजपा सरकार ने जब काशीराम नगर का कर दिया था, तब सपा सरकार ने इस पर बदलकर कासगंज क्यों किया। मायावती ने अगर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का नाम नहीं लिया तो राहुल गांधी का भी नाम नहीं लिया। उनकी शैली भी इसी तरह की लगती है कि वह नीतियों की ज़्यादा आलोचना करती है, व्यक्ति का जिक्र कम करती है। और सन 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में तो कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने यहाँ बाबा साहब के संविधान को भी काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया था, जिसकी आड़ में अब इस पार्टी के लोग आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करते रहे। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब भाजपा को लोकसभा की 10 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ रही थी, एक भी सीट नहीं मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को केवल 1 सीट मिली। अगर भाजपा को फिर से यूपी की सत्ता में लौटना है तो उसे अभी लंबी दूरी तय करनी होगी, क्योंकि 2014 के बाद से उसका वोट लगातार गिरता जा रहा है। पहले के कई विश्लेषणों में ये भी दावा किया गया है कि भाजपा के कोर वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है। हालांकि मायावती ने पहले इन आरोपों का खंडन किया है। तो क्या ये माना जाए कि भाजपा अब अपने कोर वोटरों को वापस लाने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन तब तो उसे बीजेपी को लेकर और आक्रामक होना चाहिए। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार को केस मुकदमों के मामले में तो नहीं घेरा, लेकिन पहले की केंद्र की भाजपा सरकार का जिक्र जरूर किया। जबकि इससे पहले केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने की बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था, और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है, जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है।
मायावती का भाषण करीब 1 घंटे का रहा। उन्होंने बार बार 2007 में बीएसपी की अकेले दम पर सरकार का जिक्र किया, उस समय की कानून व्यवस्था का जिक्र किया और नीतियों का, और फिर से अपने समर्थकों से सरकार बनाने को जुड़ जाने को आह्वान किया। मायावती ने रैली में आए लोगों से धर्म की राजनीति को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा। बस उनका भी नाम नहीं लिया कि कौन है जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या मायावती भागवत कानून की बात कर रही है? उनके भाषणों में इस हिस्से का इशारा तो वक्त की तरफ लग रहा है। अप्रैल के महीने में जब केंद्र सरकार वक्त के कानून में संशोधन किया, तब मायावती ने खुलकर आलोचना की। वक्त कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसले को लेकर उनका क्या कहना है, उनके भाषणों का साफ नहीं हुआ। मायावती ने पहलगांव में आतंकी घटना को लेकर दुख और चिंता जताई और कहा कि अगर सुरक्षा का उचित प्रबंध होता तो रोका जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश नीति जनहित में होनी चाहिए और ये भी सलाह दी कि आत्मनिर्भर भारत की नीति जमीन पर नजर आनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है। बीजेपी के प्रति नरम होने का आरोप विपक्ष हमेशा से मायावती पे लगाता रहा है, लेकिन मायावती अब लगता है कि इन आरोपों से प्रभावित नहीं होती। इतनी बड़ी सभा में बीजेपी को जातिवादी बताना और उसकी सरकार को नीतियों की आलोचना करने के बाद भी उन्होंने खुलकर क्यों नहीं ललकारा, यह सवाल पूछा जाता रहेगा। लेकिन वो अपनी राजनीति कैसे करेंगी, किस भाषा में करेंगी, फैसला उनका ही होगा, क्योंकि आज भी इस देश में भाजपा जैसी पार्टी को रैली को गोदी मीडिया संदेह ही पैदा करेगी। लेकिन आज की रैली में आए लोगों की भीड़ बता रही है कि बीएसपी इस दौर में भी बिना मीडिया सपोर्ट के अपनी तैयारी करती है और लोगों को इतनी बड़ी संख्या में जुटाकर दिखा देती है। लेकिन क्या ये प्रदर्शन
विधानसभा में नतीजों में भी बदलेगा। उसके विधायकों की संख्या 1 से बढ़कर 200 पार हो जाएगी। नमस्कार, मैं रमेश सैनी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।